नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से हमेशा की तरह द वर्ल्ड दिस वीक, डिकोडिंग 24x7 और चैक्स सिंप्लीफायर्स के सौजन्य से मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स आपके सबके साथ उपस्थित हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह है मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जैक्स। आज का डिस्कशन भी अच्छा रहेगा। पूरा रीजन को कवर करते हैं। अभी जो दूर की लड़ाइयों को छोड़ के हमारे जो गठबंधन बन रहे हैं और जो दोस्ती कायम हो रही है उस पर भी आज थोड़ी रोशनी डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। और सबसे अहम दोस्ती अगर आप कहें और माने तो वो है भारत और जापान की। क्यों अहम है? क्योंकि देखिए, दोनों देशों का एक कॉमन एनिमी है, चीन। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, चाहे वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं कि भाई समुद्री रास्ते साफ हों, समुद्री रास्ते खुले हों, या फिर हम कहते हैं कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि हम दोनों देश, जापान और भारत, तेल को हम इंपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी है तेल के ऊपर। और ये मत भूलिए, हमारे सामने जो है एक बहुत बड़ी चैलेंज है। चैलेंज ये है कि अमेरिका के ऊपर आप ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में जब सने ताकाची भारत आई और उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती जो शिंजो एबे के साथ थी और कहती थी कि शिंजो एबे को मैं अपना बड़ा भाई मानती थी, और क्योंकि मोदी जी शिंजो एबे को अपना भाई मानते थे और एबे भी मानते थे, तो हम रिश्ते में भाई बहन हो जाते हैं। ये भाई बहन का रिश्ता जो है, ये मोदी जी का एक दिखाता है कि वो कैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पर्सनल रिलेशनशिप ले आते हैं, और उसका जो है, ये नहीं कहता फायदा, लेकिन उसका उपयोग जरूर होता है। इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, लेकिन सबसे अहमियत क्या रखती है वो है एक डिफेंस एग्रीमेंट। पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने किसी भी देश के साथ अगर साइन किया है तो वो भारत के साथ किया है। इसमें इसकी बात हम करेंगे। दूसरी बात ये करते हैं कि हाई टेक आइटम्स, नेक्स्ट जेन आइटम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इनके बारे में हम बात करें। इनके बारे में एग्रीमेंट हुआ है। इकोनॉमिक्स के बारे में बात हुआ है। आप ये सारी चीजों को कैसे देखते हैं अभय? जी, आपने परिप्रेक्ष्य दे दिया है कि जापान और इंडिया का कैसा रिश्ता रहा है। सुभाष चंद्र बोस के टाइम से रहा है, और रविन्द्रनाथ पाल एक जस्टिस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब टोक्यो ट्रायल हुए थे तो वो एक अकेले जस्टिस थे जिन्होंने जितने भी वॉर क्रिमिनल जापान के जिनको लाइफ सेंटेंस दी थी, डेथ सेंटेंस दी थी, उनको बताया था ये वॉर क्रिमिनल नहीं है और ये जो है ऐसा ही करते जो कि बाकी कोई देश अपने सेना के लिए करता। तो इससे जो अमेरिका जापान में हिंदुस्तान के लिए जनता में एक बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है जोश और भाईचारे का भाव है, और उसी भाव को हम पिछले सालों से लेते आ रहे हैं शिंजो एबे के टाइम से। और चाइना, जापान पैसिफिस्ट होते हुए भी उसके सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो थी, क्योंकि उनके इकोनॉमी इतनी बड़ी थी, वो काफी ताकतवर रही है, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि हम अपने को एज अ ऑफेंसिव नेशन नहीं देखना चाहते। उनको थोड़ा सा उसमें एक स्लर लगता था। तो अब की बारी में जो है तकाइची के आने के बाद उन्होंने बिल्कुल खुलेआम रीआर्मिंग की बात कही है। यहाँ तक कि उन्होंने न्यूक्लियर पॉइंट पे भी बातचीत की है, और साफ साफ कह दिया है कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो उससे जापान को पूरा खतरा है, उस पे हम एक्शन ले सकते हैं। ये इसलिए बोला है कि जो जापान का जो आइलैंड चेन है जो बिल्कुल साउथ में जाके जाके लगती है, वो ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर एक लोंगलू करके आइलैंड है, वो उसका टापू है। और आज उस पे इतने सालों बाद जो जापान है एयर डिफेंस और रेडार्स लगाना शुरू कर रहा है, क्योंकि ताइवान का कोई भी युद्ध होगा तो इस इलाके में होगा ही होगा। तो ये उनकी सोच है। दूसरा, जापान का इतने सालों से जो था 90s से लेके अभी 20s तक एक रिसेशन में जा रहा था, और उसको अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वापस लाने के लिए पार्टनर्स भी चाहिए। तभी ये बोला है कि चाहे टेक्नोलॉजी और R&D कटिंग एज जापान की है, पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन उसको इंडिया में ही मिलता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मारुति इंडस्ट्रीज। और उसी तर्ज पे अभी जो जापान आज तक
जब चाइना को 71-72 में अमेरिका चाहता था कि चाइना का इकोनॉमिक उठाव हो, तो उसने जापान को बोला था इंडस्ट्रीज आप चाइना में लगाइए, और उन्होंने भर के वहां पे अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रखा था, सस्ता भी था। आज की तारीख में चाइना जो है वो खटपट कर रहा है, चाइना जो है महंगा हो गया है, और चाइना जो है जापान के लिए ऊपर से खतरा बने जा रहा है। तो अगर कभी लड़ाई होती है तो उसकी सप्लाई चेन क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ खत्म हो जाएगी, क्योंकि चाहे जापान खुद तो एक बहुत छोटा टापू आइलैंड है। तो उसने जो है अभी शिफ्ट इंडिया की तरफ करना बिल्कुल नेचुरल है। हम दोनों ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट से लेते हैं, तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन चाहे वो साउथ चाइना सी में हो चाहे इंडियन ओशन में हो, हम दोनों के लिए वो मायने रखती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो अभी जापान के साथ हमारे रिलेशन है, वो एक पहले होता था डिपेंडेंट, वो पूरी टेक्नोलॉजी पैसा सब कुछ दे के हमारे होता था। अब शुरू हो गई है इंटरडिपेंडेंस, कई चीजें हमारे पास है, कई चीजें उनके पास है। हमारे पास प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास जमीन है जो जापान में नहीं है। तो अभी हम दोनों की इंटरडिपेंडेंस बड़ी नेचुरल है। जहां तक सिक्योरिटी वाले क्षेत्र का सवाल है, क्वाड में पहले ही जापान और इंडिया दोनों हैं। एक हम जो है चाइना को साउथ और वेस्ट से कांटेक्ट में रखते हैं, और चाइना को जो है ईस्ट और नॉर्थ से जो है वो जापान उसको कंट्रोल करता है। तो ये नेचुरल है कि जापान, फिलीपींस, ताइवान और इधर पे इंडिया, इनका एक साठगांठ रहे। ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड में आता है उसके इतनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी है नहीं, वो कहने के लिए ठीक है, लेकिन आज की तारीख में जो हमारा डिफेंसिव टाइप है वो भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जापान अगर आप देखें पैसिफिस्ट था, लेकिन उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री में सब कुछ वो आत्मनिर्भर है। मिसाइल, टैंक, एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन, सब कुछ जापान खुद बनाता है। लेकिन उसके वहां जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है वही बनाते हैं। मित्सुबिशी वो हवाई जहाज बनाएगा, कावासाकी कुछ और बनाएगा, उनको स्केल नहीं मिलता। 5 पनडुब्बी अगर कोई देश अपने लिए बनाता है और उसको बोलता है कि पैसिफिस्ट हूं मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, तो उसको बहुत महंगा पड़ता है। इंडिया और बाकी अभी उन्होंने बोला हम अपने वेपन्स को बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, उनको स्केल भी मिल रहा है, और उनकी इकोनॉमी जो अभी तक रिसेशन में थी उसको उभारने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि ये पार्टनरशिप हो। तो ये हम दोनों देशों के लिए विन विन है। और जहां तक सिक्योरिटी का है, मेरे ख्याल से हम अब काफी जापानीज टेक्नोलॉजी और जापानीज वेपन सिस्टम्स उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहली जो कोलैबोरेशन होगा वो है यूनिकॉर्न एंटेना। ये एक ऐसा एंटेना है जो स्टेल्थ शिप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और एक सिंगल एंटेना जो जो मतलब एक जानवर कहते थे, वो यूनिकॉर्न नाम का एक जमाने में था, और उसका सिर्फ एक सींग था। उस एक सींग की तरह ये यूनिकॉर्न एंटेना होगा, और ये काफी कुछ बदलेगा। इसके साथ साथ जो मोगैमो नाम का एक नया फ्रिगेट उन्होंने बनाया है, उस फ्रिगेट को को प्रोड्यूस, को डेवलप एंड एक्सपोर्ट भी करने की बात होनी शुरू हो गई है। ये मत भूलिए, जैसा आपने कहा कि वहां जापान आत्मनिर्भर है। जापान के पास ऑलरेडी 140 किलो न्यूटन का एरो इंजन है, जिसको कि आप बात कर रहे हैं कि क्या हम इसको भारत में बना सकते हैं, क्या ये एमका मार्क 2 में जा सकता है। इसके वो ये होगा जो भी हम करेंगे, साफरान हो या रोल्स रॉय हो, उसके साथ साथ ये भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैरीटाइम डोमेन, जो मतलब ये मत भूलिए, हम लोग जो भी हैं, चाहे जापान, 100% उसका ट्रेड मैरीटाइम से ही होता है, समुद्र के जरिए होता है। हमारा 97% होता है। तेल ऑलमोस्ट करीब करीब दोनों का बहुत ज्यादा मैरीटाइम डोमेन से ही आता है। एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में नंबर 2 पोजीशन में है तेल रिफाइनिंग के कैपेसिटी के अंदर। अगर हम इतना ज्यादा तेल रिफाइन कर सकते हैं, और यूएई के साथ समझौता हुआ है कि उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भारत में रखे जाएंगे, और यूएई उसमें लिए पैसा डालेगा रिजर्व्स बनाने के लिए, और जापान तेल लेता है, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि भारत एक तरह से सेंट्रल पिलर बन जाता है जापान की एनर्जी सिक्योरिटी खास करके
ऑयल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है, क्रूड ऑयल भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। इसके साथ साथ मैरीटाइम डोमेन में जो डोमेन अवेयरनेस है, और उसके ऊपर आप ये देखिए आज क्या हो रहा है। उधर ईरान ने हॉर्मूज के ऊपर कब्जा करके कहता है कि हम यहां से टैक्स लेंगे, आपसे टोल लेंगे। मलाक्का स्ट्रेट्स जो चाइना के लिए और जापान के लिए बहुत अहम है, इनको अगर ओपन रखना है, इनको फ्री रखना है, तो भारत के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत अहमियत रखता है गलाथिया बे में। यहां अगर अहमियत भारत और जापान की है, तो अहमियत हमारे लिए हमारा नेबरहुड भी है। हमारे नेबरहुड में आग लगी हुई है। शुरू करते हैं, एक आग जो हमारे पश्चिम में है, पाकिस्तान। वहां पे एक तरफ बलूचिस्तान में आग जो पहले से लगी रही थी वो और भड़क गई है। मेहरान बलोच ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम फ्री बलूचिस्तान चाहते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने के माजिद ब्रिगेड ने उनके कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, जो एक फोर्टिफाइड हेडक्वार्टर्स थे जवानी में, उस पे हमला कर दिया। 30 कम से कम लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं। अगर ये कम नहीं था तो गिलगिट बाल्टिस्तान में भी शुरू हो गया है। वहां पे मिलियन मार्च शुरू हो रहा है, और सरदार अमान ने कहा है कि हम अब पाकिस्तान की हुकूमत नहीं मानते, हम कभी पाकिस्तान के हिस्सा नहीं थे, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये आप हमारे पश्चिमी और जो आग लगी है, इसको आप कैसे देखते हैं अभय? देखिए, ये तो होना ही था। इसके अलावा जो एक एक्शन हो रहा है वो है अफगानिस्तान के साथ रेगुलर जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो वो बॉर्डर भी खुला हुआ है। तो अगर आप वसीम मुनीर आज की तारीख में है, तो आपके नॉर्थ में गदर है, आपके नॉर्थ वेस्ट में गदर है, इधर अफगानिस्तान के साथ गदर है। पिछले हफ्ते ही सिंध में हमला हुआ था, जो हमने डिस्कस किया था, ब्रास का, जिसमें एक टेररिस्ट अटैक या मिलिटेंट अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्बर। और अब जाके ग्वादर के पास आपके बलूचिस्तान में भी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल जब स्टेट ऐसी है, ऊपर से इंडिया ने उसका पानी बंद कर रखा है। उसकी तो किस्मत अच्छी थी, इस बार बारिशें पड़ गई है, तो उनकी इस बार फसल इतनी नहीं गई है। लेकिन अगर इंडिया बंद करना चाहे तो उनका बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इकोनॉमिकली पानी में वो पूरा पाकिस्तान डिपेंडेंट है। इंटरनल स्टेबिलिटी इतनी खराब है कि कोई बाहर की ताकत आके वहां पे फैक्ट्री या कुछ लगाना नहीं चाहती। चाइना, जिसने ग्वादर और सीपेक में इतना डाला था, उसको ये लड़ाई झगड़ा सब उसी के इंस्टॉलेशन या उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पे होता है, उनके लोगों को भी मारते हैं। तो ये हालत एक बहुत बुरी है। क्या पाकिस्तान अभी टूटेगा, या पाकिस्तान का टूटना हमारे लिए ठीक है? क्या हमको POK और गिलगिट बल्तिस्तान में कुछ और एक्शन करना चाहिए? ये सब सोचने की बात है। फिलहाल मेरे को ये लगता है कोई कोई खुद ही गिर रहा है, खुद ही अंदर से फूट रहा है, तो उसको आप जाके सिर्फ देखिए, ताली बजाइए। अपना काम उसकी जनता खुद कर रही है, क्योंकि जो नकाब है, ये जो फौज है, जिसको उन्होंने खुद ही JNK वालों ने बोला है, POJ वालों ने, कि आपने हमारे हाथ में फौज ने हथियार थमाए थे और आज हमको टेररिस्ट बोलते हो। तो इंटरनेशनल फोरम में इंडिया इस बात को उठा के UN और वगैरह को बहुत कुछ करेगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, इंटरनेशनल में कुछ नहीं होना है। अमेरिका और वेस्टर्न पावर जो है, उनको पाकिस्तान आज चाहिए, वो चाहे 100 खून कर ले। असीम मुनीर ने क्रिप्टो और ये सब दे दुला के डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जेब में कर रखा है। कुछ नहीं होने वाला है। वो जो होगा वो अंदर से ही होगा। अगर हम सोचते हैं IMF या बाहर की ताकतें करेंगी, तो वेस्ट अगर करेगा तो शायद वो नहीं होगा। चाइना उसको बचाता रहेगा अगर UN में कुछ हुआ भी तो। जी बिल्कुल सही। अगर पाकिस्तान में आप देखिए, जैसा आपने कहा है कि चाइना और US का हाथ है, ऐसा ही चाइना का हाथ हमें साफ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। अभी अभी तारिक रहमान गए थे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर चीन गए, वहां से समझौते पे समझौता साइन करके आए हैं। इसमें सबसे अहम समझौता जो है वो है चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके साथ साथ आता है मोंगला पोर्ट का डेवलपमेंट और तीस्ता वाटर्स के ऊपर, तीस्ता नदी के ऊपर उनका वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो ये चीज है, एक जमाने में था कि ये चाइना बांग्लादेश इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था, अब उसमें इंडिया निकल गया।
ये शुरू होता है कुमिंग नाम के एक शहर है जो चीन में है और आता है मोंगला तक। उसके बीच बीच में ऑफकोर्स कुआंगपू नाम का एक बंदरगाह है म्यांमार में, वहां उसके एक सड़क जाती है और यंगून तक जाती है। ये जो प्रोजेक्ट है आप इसको किस तरह से देखते हैं अभय? क्या ये आगे चल के हमारे लिए दो प्रोजेक्ट्स के बीच में भारत को फंसाया जा रहा है, एक सीपेक और एक अभी बांग्लादेश के साथ? क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जो चाइना है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर आप देखें तो उसके 6 हिस्से होते थे। एक जाता था ऊपर मंगोलिया से रशिया की तरफ को, एक जाता था यूरेशिया की तरफ सेंट्रल एशिया से, एक था सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया की तरफ को, एक है जो हम सीपेक बोलते हैं जो कि सीधे वहां से आता है अरेबियन सी के अंदर, और दूसरा चाइना इंडो चाइना कॉरिडोर जिसके ये ब्रांचेस हैं। तो ये उसकी पहले से ही एक थी कि हम कैसे चाइना के ट्रेड रूट्स को और रास्ते में जो आते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हुए अपने कॉरिडोर्स बनाएंगे ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो ये वो कर रहा है। इसमें इंडिया को वो चाहता था कि शामिल हो, जैसा आपने बताया, इंडिया ने मना कर दिया। तो अभी अगर वो चाइना यूनान प्रोविंस जहां आपको मिलेगा, आपने बताया था, ये यूनान है, मतलब जैसे इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद बर्मा, बर्मा के बाद दाहिनी तरफ को यूनान, ईस्ट को ये यूनान आता है। तो हम ऐसा बिल्कुल सोचते चाइना नॉर्थ में है, कश्मीर में नहीं, चाइना इधर भी है बर्मा के पीछे। उधर से बिना बिल्कुल। पहाड़ों को लांगे हुए वो म्यांमार को क्रॉस करेगा और म्यांमार में वो एक मंडले में जाएगा, एक एम्फाकू में जाएगा जो आपने बताया था, और एक उसका रास्ता उसने बोला है क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार का 171 किलोमीटर का एक बॉर्डर बॉर्डर है, पड़ता है जो कि उसकी रखीनी प्रोविंस में है, जो जहां पे से ये आते हैं, रोहिंग्या आते हैं। रोहिंग्या वो से। बांग्लादेश का बॉर्डर है, बर्मा और उस वाले इलाके से वो जो है चिटगांव की तरफ को आना चाहता है, वहां पे बनाना चाहता है, बशर्ते ये इलाका जो है वो शांत हो जाए। अब ये इलाका जो रखीन का, इसमें इलाके में क्या है, बुद्धिस्ट और जो रोहिंग्या रोहिंग्या। मुस्लिम है, इनका बहुत कत्लेआम चल रहा है, इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। एक एक है अरकान आर्मी जो बुद्धिस्ट आर्मी है, और एक है आरसा जो रोहिंग्या है, अरकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। हम्म। दोनों के दोनों जो है वो अमेरिका की डीप स्टेट की पैसे से चल रहे हैं, और उनका काम था कि आप जो मिलिट्री जुनता है उसको आप हटाइए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका दिमाग ले जाओ तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है कि जनता तो नाखुश है, पाकिस्तान जबरदस्ती वहां पे से रेल रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट बना रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की जनता बोलती है हमें नहीं चाहिए। तो यही स्थिति जो है वो बर्मा बांग्लादेश बॉर्डर की जो रखीन है, जहां से कि ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालना चाह रहा है, वो जब तक वो पीसफुल नहीं होगा ये नहीं बन पाएगा। इसके बरखिलाफ हिंदुस्तान ने वहां पे कदम लिया है। वहीं पे नीचे आपका कालादान रिवर है, कालादान प्रोजेक्ट है जो कि एक पोर्ट है सिटवे। वहां से हम जाएंगे और मिजोरम को, बांग्लादेश के उधर से म्यांमार के थ्रू हम मिजोरम को कनेक्ट करेंगे सिटवे पोर्ट जो कि बे ऑफ बंगाल में आता है, और बांग्लादेश के नीचे सी से आके हम कलकत्ता में एंटर कर जाएंगे, जो कि मिजोरम वालों को, जिनको आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए ऊपर से जाना पड़ता है, वो सी के रास्ते 600 किलोमीटर आराम से कर लेंगे। तो ये जो चाइना की एम है वो है कि आप मलक्का स्ट्रेट की जगह आप सीधे यहाँ से बे ऑफ बंगाल में आ जाए। जैसा हमने पहले ही बताया, चिट्टागोंग के पास उसने सबमरीन पेन्स बनाए हैं 8 या 9, करेक्ट। तो उसको एक नेवल प्रेजेंस वहां पे बनाने का तो है ही है। अगर वो लैंड रूट से भी कनेक्ट कर देता है तो उसकी सस्टेनेंस और बढ़िया हो जाएगी। और जो मलाक्का स्ट्रेट का जो एक चाइना के लिए फंदा है, जो हॉर्मूज दुनिया के लिए, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चाइना के लिए, और जैसा आपने बताया जापान के लिए भी है, कि वहां सारी शिपिंग वहां से जाती है। और उसके ऊपर थानेदार कौन बैठा है? इंडिया बैठा भारत। हुआ है अपना कार्निकोबार का, अपना गलाथिया बे के प्रोजेक्ट को लेके। तो ये सब देखते हुए ये नेचुरल है। वैसे तो इंडिया को मांगला पोर्ट मिलना था, लेकिन वो अब मिल गया है चाइना को। बांग्लादेश की नजर से देखें तो चिटगांग में शायद ज्यादा उसका लोड हो रहा था, तो उसको एक ऑल्टरनेट चाहिए था, और उसने इंडिया की जगह चाइना को चूज किया। सॉवरेन कंट्री है, उसकी मर्जी है, पर वो कितना चला सकता है, क्या आगे होगा, ये देखना पड़ेगा। आज की तारीख में जो सिक्योरिटी रिलेशन है और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन है,
उसमें शायद चाइना का एक अपर हैंड है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना, बांग्लादेश, इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर कंपटीशन है चाइना और यूएसए का। सेंट मार्टिन आइलैंड वो भी वहीं पे आता है जहाँ पे रखीन स्टेट है, जहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे गदर हो रखा है। आज सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो पट्टी है जो उसकी समुद्र के बगल में, वो अराकान आर्मी के पास है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश आर्मी को वहां से भगा दिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, 3 देश है। और इंडिया ने अभी म्यांमार की युनता से भी बात कर ली है। इंडिया ने जो रखीन में जो अरकान आर्मी से और अरकान आर्मी बाकी है, से भी बात उससे की बात है, हुई है। इनसे भी बात की है। और अपने वहां जो हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स में जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको भी अभी बुला के बात की है। तो ये जो प्रेशर, काउंटर प्रेशर और मूव्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल से शतरंज का जो गेम है वो इंडिया ने ही शुरू किया था। और आज एक ताकतवर इंडिया जो है अपनी नेबरहुड में दूसरों को शतरंज खेलने की इतनी इजाजत ना दे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तरह से शतरंज अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, और इसमें शतरंज में जो अहम खिलाड़ी हैं हमारे अलावा, वो हैं चीन और अमेरिका। अमेरिका के साथ एक और शतरंज चल रही है। ये शतरंज चल रही है मिडिल ईस्ट में, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं या पर्शियन गल्फ में कहते हैं। पर्शियन गल्फ में एक साफ दिखाई दे रहा है सबको कि अमेरिका के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। अमेरिकन हथियार के ऊपर भी उतना ज्यादा विश्वास उनका हट गया। ये नहीं कहता कि अमेरिकन हथियार खराब थे, लेकिन अमेरिकन हथियार बहुत महंगे थे, और सस्ते सस्ते ड्रोन जो ईरान ने ठोके हैं, उससे खाड़ी के देशों के ऊपर तो बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक तरह से अब खाड़ी के देश किसी ना किसी तरह से अमेरिका से अपने आप को डी रिस्क करना चाहते हैं, और ये डी रिस्क करने की श्रृंखला में सबसे पहला कदम उठाया था हमारे सऊदी अरब ने। पहले तो उसने एक एग्रीमेंट साइन किया, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ, म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन के नाम पे, और पाकिस्तान आएगा सऊदी अरब के डिफेंस में। उसके बेसिस के ऊपर उसने उठा के 1 डिवीजन से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपने पास बुला लिया गल्फ वॉर के होते होते। फिर उसने बात छिड़ी थी एक गल्फ नेटो या इस्लामिक नेटो की, जिसमें टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी अरब आएगा। क्योंकि सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, पाकिस्तान के पास लोग हैं, टर्की शायद टेक्नोलॉजी लेके आए अपने साथ, जो भी उसके पास टेक्नोलॉजी है, बैरक्टर ड्रोन्स, कान, 5th जनरेशन हवाई जहाज। तो ये की बात चल रही थी। इसी बीच आई खबर कि यूएई जो है उसने उठा के ओपेक से अपने आप को, अपना पाला तोड़ दिया। उसकी लड़ाई वैसे भी जीसीसी का देश खास करके सऊदी अरब के साथ है, और उसने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि यूएई ने, जैसा मैंने पहले बोला था, कि अपना ऑयल रिजर्व बनाना चाहता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, चाहे हम अपने आकाश हो या आकाश तीर हो, यह एक्सपोर्ट की बात है, ब्रह्मोस की बात है। फुजीरा पोर्ट यूएई डेवलप कर रहा है ताकि आईमेक की तरफ ध्यान दे सके। आप ये सारा का सारा जो है चेस जो चल रही है, शतरंज मिडिल ईस्ट में, इसको कैसे देखते हैं? इसमें भी जैसे शतरंज है, इसमें काफी खिलाड़ी हैं, हर खिलाड़ी जो है वो डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका जो था वो यहाँ पे आया था कि मेरे को आप ये एश्योरेंस दो कि आप सब मिलके सिर्फ डॉलर में तेल खरीदोगे, और मैं यहाँ पे आपकी जो है रक्षा के लिए अपने बेसेस बना रहा हूँ, ये लो तुम्हारे वहां इतने हजार ये बेस एयर बेस वगैरह बना के। और उनको ये लड़ाई किसकी थी? खाड़ी के उत्तर की तरफ एक देश है ईरान, और खाड़ी के दक्षिण की तरफ जो है ये सारे 6-7 देश हैं जो कि अभी लड़ाई में मार खा रहे हैं, और जहाँ पे यूएस के बेसिस थे। अब अमेरिका ने बोला था मैं हूं ना, आप बाकी फिक्र मत करो, आपकी रक्षा मेरी है। लेकिन इस लड़ाई में मैं हूं ना के जो बेसिस थे, उनकी वजह से इन सारे देशों की जो है वो ईरान ने बमबारी की है, चाहे बेसिस बोल के की है, लेकिन उसने दाएं बाएं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मार करी है, जिससे इनकी काफी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। और इस बीच में इनको शायद ये एक रियलाइजेशन आया सबको मिलके कि हमें आपस में ही एक रीजनल अरेंजमेंट करना चाहिए। और ईरान अब इतना ताकतवर हो गया है,
इस बार के बाद कि उससे बातचीत करके ही करेगा। तो अगर आप देखें इंडिविजुअली सबके सब देश जो है ईरान के साथ अभी बात भी कर रहे हैं। अमेरिका को कुछ नहीं बोला है, अमेरिका को तो ईरान ने खुद बोल दिया अपने बेस हटा लो। तो शायद अमेरिका अपने बेस पीछे कहते हैं इजराइल की तरफ को ले जा लेगा, थोड़ी सी प्रेजेंस रखेगा, क्योंकि ये सारे देश बोल रहे हैं आपके वजह से हम पे ऊपर हमला आता है। और फिर ये शिया और सुन्नी का भी मामला आता है इसमें। शिया ईरान है, बाकी ये सब सुन्नी देश है। आपस में भी इनका तालमेल नहीं है। सऊदी और यूएई मिलके कतर को मार रहे थे, आज यूएई और सऊदी जो वो यमन में लड़ाई कर रहे हैं। तो इनके आपस में भी जो चीज चल रही है वो सब बड़ी अजीब सी है। सऊदी अब पाकिस्तान की तरफ को लीन करने लग गया है। इंडिया और यूएई का तो खैर बहुत पुराना रिश्ता है ही है, और वो और मजबूत हो रहा है, और सऊदी और यूएई एक दूसरे को नहीं देखते। तो आज की तारीख में अगर आप देखें, ये गल्फ कंट्रीज जो हैं ये रियलाइज कर गए कि अमेरिका पे हम भरोसा पूरा नहीं कर सकते, हमको अपने डिफेंस पैक डाइवर्सिफाई करने हैं, हमें हो सके रीजनली कुछ सोच समझ के आपस में ही बातचीत कर लेनी चाहिए, और ना कि एक बाहर की शक्ति के चक्कर में हम भी लड़ाई में बार बार झोंके जाए, क्योंकि वो हम ये झेल नहीं सकते हैं। और उनका फ्यूचर भी इसी पे डिपेंड करता है। और इसमें जो है इंटरेस्टेड जो एंट्री है, पाकिस्तान तो उधार की वजह से एंट्री है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। इंडिया, यूएई और बाकी देशों में जो है इंडिया एक मायने रखता है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, लेबर, टेक्निकल लेबर हम दे सकते हैं जो डिसिप्लिन है, सब कुछ है। तो इसलिए इंडिया की एक वहां पे काफी पहचान है। और दूसरा अमेरिका, तीसरा है चाइना। अभी अमेरिका की जगह चाइना की तरफ भी ये लोग काफी देख रहे हैं, और सऊदी अरेबिया भी उनका इक्विपमेंट लेता आ रहा है। तो अभी ये कंटेस्टेशन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक ऑयल है तब तक ये देश के इलाके पड़ेंगे। हॉर्मुज पे टैक्स लगे ना लगे देखी जाएगी। चाइना का झुकाव ईरान की तरफ भी है, चाइना जो है दोस्ती सऊदी की तरफ है, और चाइना ने इन दोनों के बीच में एक संधि भी कराई थी, चाहे संधि का कुछ नहीं हुआ 3-4 साल पहले। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर इसमें अगर कोई गेनर है तो इंडिया है, और लूजर है तो यूएसए है। और बाकी अगर अकल आ जाए इन गल्फ वाले देशों को, तो ये अपने को आत्मनिर्भर और आपस में एक रीजनल सिक्योरिटी रखेंगे। लेकिन वक्त आते आते हमेशा जो है ईरान और सऊदी अरेबिया, ये जो है शिया सुन्नी की लड़ाई बीच बीच में फूटती ही रहेगी। और अगर ना भी फूटे तो इजराइल जरूर इंश्योर करेगा कि कुछ ना कुछ पटाखा यहाँ पे फिर बजेगा, बचता क्योंकि रहे। इजराइल की एग्जिस्टेंस जो है वो ईरान को नागुजार है। और इसीलिए अगर वो कहते हैं दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट, तो इजराइल जो है एक ऐसा देश है, कहता है आपका जो भी सहायता में आता है। अगर तुर्की आता है, अभी लेटेस्ट है कि तुर्की के साथ ईरान के इजराइल के काफी लड़ाई के जैसे हालात भी हो रखे हैं, जो अर्दोगान ने भी मेंशन किया है। तो ये एरिया जो है ये बॉयल करता रहेगा जब तक ये लोग खुद ये ना समझे कि हम एक नॉर्मल रीजन की तरह रहें, और शायद इजराइल को रिकॉग्निशन उसका एक प्री कंडीशन है। बिल्कुल। और एक तरह से देखिए, अभी कुछ ही 2 दिन पहले की खबर है कि एक हेलीकॉप्टर था, 14 लोग थे उसमें, और वो क्षतिग्रस्त हुआ था रास तलेरा एयरफील्ड का, ऑयल फील्ड के पास। र्यूमर ये भी चल रहा है कि उसमें 14 जो थे उनमें से एक जिंदा पाया गया, और उसको रेडिएशन बर्न्स थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स चल रहे थे, कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के। क्या है ये तो पता नहीं। आग जैसे आपने कही है वो तो लगी हुई है, एक आग और लगी, ये सेल्फ अपने आप लगाई गई थी। और ये थे श्रीमान जी जो तिब्बत के थे, उन्होंने यूएन असेंबली के सामने हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में अपने आप को आत्मदाह कर लिया। इससे तिब्बत के ऊपर वापस दृष्टि पहुंची है पूरे विश्व की। क्योंकि ये मत भूलिए, दलाई लामा के बाद कौन, क्या वो चीन नॉमिनेट करेगा दलाई लामा, या दलाई लामा खुद रीइंकारनेट होंगे? उन्होंने एक आध बार कहा है कि मेरा रीइंकारनेशन भारत के अंदर होगा। वहां पे अमेरिका ने एक एक्ट पास कर रखा है अपने सेनेट में, कि वो कहता है कि अगर चीन ने दलाई लामा के सिलेक्शन में इंटरफियर किया तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। चीन ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि दलाई लामा के जो अगले दलाई लामा होंगे उसमें उसका हाथ ना हो। क्या ये एक बार फिर से तिब्बत फोकस में आ गया है? अगर आ गया है तो इसमें भारत का क्या रोल होना चाहिए? बिल्कुल संक्षिप्त में अभय। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अमेरिका का रोल।
अमेरिका का ट्रम्प के अंडर जो है वो मोनरो डॉक्ट्रिन का रिपीट बोलते हैं और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से बाहर निकलना नहीं चाहता। दूसरा, चाइना को उसने सैंक्शन करने की कुछ कोशिश की थी इस ईरान वॉर में, बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ा है उसमें भी और टैरिफ में भी। तो वो सैंक्शन की जो उसकी धमकी है वो नहीं चलेगी, वो उसको पता है। दूसरा, जहां तक तिब्बत का सवाल है, ये कभी चाइना ने एक एथनिक एक्ट निकाला था, वन एथनिसिटी एक्ट, कि पूरे चाइना में इंक्लूडिंग ताइवान एक ही किस्म का कल्चर होगा, एक ही किस्म का ये होगा, एक ही होगा। इसका मतलब ये था कि जो डाइवर्सिटी है तिब्बतन कल्चर की, और वो उसको खत्म करना चाहता था। तिब्बत हो गया चाहे शिंजियांग हो गया इधर पे, तो इससे ताइवान ने भी रिप्रेजेंट किया है और इनको भी, तिब्बतन्स को भी आघात लगा है, क्योंकि इनका कल्चर धीरे धीरे, इनकी स्टाइल, बोली, खाना, प्रेयर करने के तरीके, इन सब में उनकी दखलंदाजी हो रही है, हान चाइनीज की जो है, मेनलैंड चाइनीज की। तो इसका इन पे साइकोलॉजिकल बहुत प्रभाव है। और ये जो बर्निंग है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये एक बुद्धिस्ट रेजिस्टेंस का, आपने ऐसी चीजें म्यांमार में भी काफी देखी है। पिछले 9-10 साल में 125 केस तिब्बत के अंदर हो चुके हैं, जहां लोगों ने अपने को जला के दुनिया का टेंशन लाया है, एक पीसफुल तरीके से सेल्फ इमोलेशन करके वो अपना पॉइंट रख रहे हैं और दुनिया इसके उजागर हो जाती है। ये एक कैचिंग अटेंशन हो जाता है बाय सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ अपनी होल टिबेटन कम्युनिटी के लिए। और इसके रिपरकशंस इंडिया में भी काफी जगह पे प्रोसेशन वगैरह हुए हैं और एक बार तिब्बत की आवाज दोबारा दुनिया में आई है। चीन जो है वो जो चाहेगा वो करेगा, अमेरिका उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कभी दुनिया की जो कॉन्शियस झंझोरेगी जब, तो वो भी ध्यान देंगे कि इस इलाके में एक मुस्लिम्स को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और दूसरा तिब्बत जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, उसको बिल्कुल ही जो है चाइना अपने कब्जे में करके उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका रिलीजियस लीडर, उनका सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग पूरा खत्म करना चाहता है। क्या ये परमिट करेंगे या दुनिया क्या इसको रोक सकती है, ये वक्त ही बताएगा। इंडिया का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। बिल्कुल, वक्त बताएगा। वक्त तो यही बता रहा है कि जियोपॉलिटिक्स जो पूरे विश्व की है, ये बदल रही है। ये बदल रही है जैसे कि हम एक T20 मैच खेल रहे हैं। ये T20 मैच में देखिए क्या क्या हो रहा है। एक तरफ वहां यूक्रेन ने रशिया की पिटाई की, यहां तक कि रशिया को भारत से पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जमीनी तौर पे यूक्रेन हार रहा है। उधर ईरान में कुछ चल रहा है, वहां पे खमेनी का फ्यूनरल हो रहा है, वहां पे लाखों की भीड़ आ रही है। एक तरह से रिजीम बता रही है कि हम रेलेवेंट हैं, हम जिंदा हैं और हमने अमेरिका को पछाड़ दिया है, अपनी रेलेवेंस ढूंढ रही है। इधर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट होती है सने ताकाची की। यहां पे ऐसा हुआ है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। एक तरीके से एक नया एक्सेस बनता हुआ दिख रहा है। यूएई और भारत एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पे, इकोनॉमिक्स के नाम पे, उधर देखिए भारत और जापान अगेन एनर्जी सिक्योरिटी, वापस इकोनॉमिक्स, वापस मैरीटाइम सिक्योरिटी, और यहां पे सब जगह कॉमन एनिमी आता है चीन। क्या ये एक तरीके से भारत बता रहा है कि मैं सबसे स्ट्रांग पिलर, सबसे अच्छा ब्रिज हूं आपके लिए, चाहे आप फार ईस्ट जापान से लेते हुए मिडिल ईस्ट तक जाए और ग्लोबल साउथ की जाए। एक तरह से अगर आप देखिए तो जब सने तकाची आई हैं भारत में, वो एक बुलेट ट्रेन बनाने या बुलेट ट्रेन देने नहीं आई हैं। एक तरह से आप एक बुलेट ब्रिज बना रही हैं ताकि हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़ सकें। ये सब कैसे आगे चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और वक्त बताएगा अगले हफ्ते हम कौन से नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मुझे तो लगता है एक तरीके से ट्रंप और पुतिन की जो बात कल रात को हुई है, और क्या उससे एक तरीके से नया संधि हो सकती है यूक्रेन में? क्या ट्रंप फिर से नोबेल पीस प्राइज की तरफ आगे बढ़ेंगे? ये हम देखेंगे अगले हफ्ते। ये थी खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।